हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज अपना नेक्स्ट वीडियोस यूट्यूब के लिए शुरू करते हैं। हमारा जो अभी तक हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे, 6 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब वो हमारा प्रिंसिपल जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो प्रिंसिपल है हमारा, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, principles of unity of command, principles of unity of direction, principles of subordinations of individual interest to the general interest। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो 7वां प्रिंसिपल है हमारा वो है रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय कह सकते हैं इसको। बच्चा समझिएगा, जो हमारे जो पास्ट के मैनेजर हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स डिराइव किया है, फयोल साहब ने, उन्होंने एक चीज़ को नोटिस किया होगा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें एक चीज़ का पता चला होगा और फिर उन्होंने इस प्रिंसिपल्स को डाला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉई होते हैं, बच्चा ध्यान रखिएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉई होते हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर एम्प्लॉई, किसी ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉई जो है अगर सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉई अगर मोटिवेटेड है, अगर एम्प्लॉई सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉई मोटिवेटेड है, तो उस ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, समझ में आ रही बात? इसीलिए प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है कि फेयर रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय, फेयर रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। ये प्रिंसिपल क्या कहती है? ये प्रिंसिपल कहती है कि रेम्युनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल so as to give maximum satisfaction to both employee and organizations। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप रेम्युनरेशंस एम्प्लॉई को पे करते हैं, फयोल के व्यू पॉइंट में ये है कि रेम्युनरेशन जो पे होना चाहिए दैट शुड बी फेयर, जिससे कि एम्प्लॉई को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और साथ में एम्प्लॉयर को भी सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा फयोल नहीं कहता है कि अपने सारे एम्प्लॉई को BMW कार दे दो, सारे एम्प्लॉई को 1 करोड़ का फ्लैट दे दो, सारे एम्प्लॉई को मर्सिडीज़ गाड़ी दे दो, सारे एम्प्लॉई को एप्पल का गैजेट्स प्रोवाइड कर दो। ऐसा नहीं कहता है। या सारे एम्प्लॉई को 1 करोड़ की सैलरी प्रोवाइड करो, नहीं। रेम्युनरेशंस ऐसा होना चाहिए कि वो एम्प्लॉई के लिए भी अच्छा हो और वो एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा हो। मतलब एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में हो और एम्प्लॉई के सेटिस्फैक्शंस लेवल को क्या करे? बढ़ाए, उनका मोटिवेशंस लेवल को बढ़ाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है करोड़ों कमा रहा है, एम्प्लॉयर को खूब प्रॉफिट हो रहा है, बट एम्प्लॉई को उसमें से बहुत कम दे रहा है, जिससे कि एम्प्लॉई सेटिस्फाइड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा। समझ में आ रही बात? सर एक बार फिर से। ठीक है बच्चा, सुनो। फयोल ने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉई को इतना सैलरी दीजिए, फेयर सैलरी दीजिए, इक्विटेबल सैलरी दीजिए, जो मार्केट में लोग दे रहे हैं उतना सैलरी प्रोवाइड करिए। जो बंदा वो काम कर रहा है, अगर वो कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसका वैल्यू निकालिए कि आप उससे कितना कमा रहे हैं। अगर आप उससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो आप उसके अनुसार उसका सैलरी एंड वेजेस भी दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस बंदे से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और आप उसको एकदम थोड़ा सा सैलरी दे रहे हैं, जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है डाउन हो जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेगा। और जब वो पूरी कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉई को कम से कम इतना सैलरी मिलना चाहिए
कि इम्प्लॉई जो हो सेटिस्फाइड रहे, इम्प्लॉई जो है मोटिवेटेड रहे। बिल्कुल बच्चा, क्योंकि इम्प्लॉई को सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब बोलोगे सर इस चीज़ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इम्प्लॉई कैसे सेटिस्फाइड होगा? तो जब इम्प्लॉई का हम लोग सैलरी डिटर्मिनेशन करते हैं बाबू, तो बहुत सारे चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब जिस जगह पे आपका इम्प्लॉई रह रहा है उस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ का एक्सपेंसेस क्या है। जैसे ध्यान दीजिए कि एक इम्प्लॉई अगर गया जैसे सिटी में रह रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगा कम होगा, और एक इम्प्लॉई मुंबई में रह रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इम्प्लॉई अगर मुंबई में काम कर रहा है तो उसको सैलरी एंड वेजेस जो है ज़्यादा मिलना चाहिए इन कंपेयर टू गया में रहने वाले सैलरी एंड वेजेस उनको कम भी मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कम है, और जो मुंबई में रहने वाले इम्प्लॉई हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्या है? ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का ध्यान रखेंगे जी। फिर है डिमांड ऑफ द लेबर। अगर लेबर का डिमांड बहुत कम है, वैसे लेबर बहुत कम मिल रहे हैं, तो उनको सैलरी एंड वेजेस जो है ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होता है, आपको पता है कि जब डिमांड ज़्यादा होता है तो उस केस में जो है डिमांड ज़्यादा होगा, उस केस में सैलरी जो होगा ज़्यादा होगा। अगर डिमांड कम है तो वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखिए, एक बात प्लीज़, थोड़ा उल्टा हो गया बच्चा, समझिएगा यहाँ पे फिर से एक बार देखिए। अगर लेबर का मार्केट में डिमांड जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है और सप्लाई कम है, इन दैट केस लेबर का वेजेज एंड सैलरी जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। बच्चा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, उल्टा बोल दिया था मैंने। सैलरी एंड वेजेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर लेबर का डिमांड जो है मार्केट में वो कम है तो वेजेस एंड सैलरी जो है कम भी मिलेगा तो चलेगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा। क्योंकि अगर उसका डिमांड ज़्यादा है तो वो कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, उसको कुछ अच्छा पैसा मिलेगा, वो कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाएगा, और आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं। ओके सर, मतलब डिमांड भी देखना है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लेबर को ज़्यादा पैसा पे करना है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, फिर जो है आप उस लेबर से कितना कमा रहे हैं उस पर भी उसका सैलरी डिपेंड करना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गई। चलिए फिर से देखिए। द एम्प्लॉई शुड बी पेड फेयर वेजेस सैलरी विच वुड गिव ए लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। उनका कम से कम रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ऐसा कभी भी नहीं कहता फयोल कि तुम अपनी कंपनी बेच करके एम्प्लॉई को सैलरी पे कर दो। ना 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 ना, आपके पेइंग कैपेसिटी में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी में नहीं होगा और अगर आपको पेइंग कैपेसिटी में नहीं होगा और अगर अपने एम्प्लॉई को आप ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो वो आपके कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी करना है अपने कैपेसिटी के अंदर करना है। जो कंपनी की कैपेसिटी है उसके अंदर ही उनको सैलरी एंड वेजेस देनी है, और ऐसा भी नहीं कि कंपनी जो है वो करोड़ों कमा रही है, कंपनी जो है करोड़ों कमा रही है, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ कमा रही है, और उसके एम्प्लॉई जो हैं बेचारे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बेबस हैं कि उनको सैलरी एंड जो वेजेस मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। इस केस में आपका एम्प्लॉई जो है डीमोटिवेट हो जाएगा, आपका एम्प्लॉई जो है फुल कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर, समझ में आ गया। अब बताइए सर कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए ना बच्चा, हम बता रहे हैं, अगर आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अगर आप अप्लाई करते हैं तो। निगेटिव मतलब क्या होता है? अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉई है बच्चा, वो क्या रहेगा? खुश रहेगा। आपका एम्प्लॉई मोटिवेटेड रहेगा। आपका एम्प्लॉई जब मोटिवेटेड रहेगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का आउटपुट अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से गुड फीलिंग होगा बच्चा। समझ में आ रही बात? ओके सर। अगर उसको अच्छा वेजेस एंड सैलरी मिलेगा तो वो क्या रहेगा? कमिटेड रहेगा। समझ में आ रही?
कमिटमेंट के साथ काम करेगा। मतलब अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो आपका वो कह सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में फुल कमिटमेंट के साथ काम करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस का आउटपुट, आपके ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वर्क की ज़रूरत पड़ेगी वो एक्स्ट्रा भी मेहनत करेगा, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देगा और आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करेगा। ठीक है जी सर, अगर हम नहीं दिए तो सुन लीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपका एम्प्लॉय जो है डीमोटिवेटेड रहेगा, कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेगा। डीमोटिवेटेड रहेगा तो जहां प्रोडक्शन 100 करना चाहिए वहां 50 करेगा, कमिटमेंट नहीं रहेगा तो जहां 100 का करना चाहिए वहां पे 20 करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये नुकसान जो है अल्टीमेटली कौन झेलेगा? कंपनी ही तो झेलेगा बच्चा। ये नुकसान कौन झेलेगा? कंपनी झेलेगा। ओके सर, समझ में आ गई बात। मतलब अगर पॉजिटिव तो मोटिवेशंस, कमिटमेंट के साथ नहीं करेगा। ओके ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है? The employee will raise hopes for getting more and more wages. If the management is not able to satisfy the employee hope, then it will feel demoralized. एम्प्लॉई के बहुत सारे होप होते हैं कंपनी के साथ बच्चा। कंपनी से एम्प्लॉई बहुत कुछ चाहता है, अगर आप उसके होप को पूरा नहीं करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेंगे, वो डेमोरलाइज फील करेगा और वो सीधे सीधे उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। सीधे सीधे उसको क्या करेगा? उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा और अल्टीमेटली जो है आप ही को नुकसान होने वाला है। ओके, देयर में बी हायर फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, द वेजेस विल बी द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द टोटल। देखिए आपको कह रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक्स्ट्रा बर्डन भी देगा। बट आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर उस एक्स्ट्रा बर्डन को अगर बियर कर सकती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका कंपनी जो है उस चीज़ में कैपेबल है, आपका कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको उनको सही वेजेस एंड सैलरी दे देनी चाहिए। ये प्रिंसिपल यही कहता है, जिससे कि आपका जो एम्प्लॉई है मोटिवेटेड एंड कमिटेड होके काम करेगा और वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्पफुल होगा। ओके सर, बात समझ में आ गई। ओके जी, चलिए अब अगला जो प्रिंसिपल है हमारा बच्चा, अगला जो हमारा प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा इधर, वो है रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। अगला प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस। पढ़िए इसको, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशंस क्या होता है। एक काम करता हूँ, अभी तक मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियोस में मैं एक और क्योंकि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर आप जो है वीडियो शॉर्ट होने की वजह से आप देख पाते हो, आप अच्छे से उसको देख लेते हो। अदरवाइज़ वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग उसको देखते नहीं हो। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोज़ है तो आप एक एक प्रिंसिपल करके ही हम लोग पढ़ेंगे जी। समझ में आ रही बात? चलिए, तो आज का ये जो क्लास है यहीं रहेगा। अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर से 8 नंबर प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा बच्चा बात? ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा ये वीडियो जो है लेट आया है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और चैप्टर नंबर 1 का बहुत जल्द आपका केस स्टडीज़ का हम कॉन्सेप्ट करवा देंगे। चिंता मत करिए, बस केस स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट हम करवा देते। यूट्यूब लाइव अगर आ जाता तो हम केस स्टडी करवा देते। लाइव में करवाने में केस स्टडी में ज़्यादा आसान होगा, वीडियो में केस स्टडी करवाने में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चा, क्योंकि हम आपके प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तो हम अपनी तरीके से उसको डील करेंगे। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा लाइव का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे ही लाइव का ऑप्शंस मेरा खुल जाएगा तो मैं आपको केस स्टडी जो है वहाँ से करवा दूंगा, लाइव सेशन में करवा दूंगा, यूट्यूब लाइव में करवा दूंगा केस स्टडी। तो अभी हम लोग ये जो 7th नंबर टॉपिक रेम्युनरेशंस ऑफ द एम्प्लॉय पढ़ लिए हैं। अगले वीडियोज़ में हम सेंट्रलाइजेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते